नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम मई माह 2022 के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ वासियों से बोरेबासी खाकर श्रम का सम्मान करने की अपील किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मजदूर दिवस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के आहार और संस्कृति के गौरव की अनुभूति के लिए देश विदेश के कोने कोने में बसे छत्तीसगढ़ के लोगों को बोरेबासी खाकर श्रम का सम्मान करने की अपील किए हैं। बता दें कि बोरेबासी छत्तीसगढ़ का ऐसा भोजन है जो बचे हुए चावल को पानी में भिगोकर रात भर रख कर बनाया जाता है। फिर सुबह उसमें हल्का नमक डालकर टमाटर की चटनी, अचार और कच्चे प्याज के साथ खाया जाता है। छत्तीसगढ़ के लोग प्रायः सुबह बासी का नाश्ता करते हैं। बोरेबासी खाने से न सिर्फ गर्मी और लू से राहत मिलती है, बल्कि बीपी कंट्रोल रहता है और साथ ही डिहाइड्रेशन की समस्या भी नहीं होती। प्रदेश की राजधानी रायपुर में 1 मई मजदूर दिवस के अवसर पर संस्कृति विभाग के परिसर स्थित गढ़ कलेवा में बोरेबासी थाली का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ कब किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1 मई 2022 को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर 1 मई को मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत नागरिकों को विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ उनके घर पर मितान के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में पूर्ण पारदर्शिता के साथ उनके डोर स्टेप पर प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत नागरिकों को मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दस्तावेज के नकल के लिए अनुरोध, मृत्यु प्रमाण पत्र सुधार, विवाह प्रमाण पत्र सुधार आदि नागरिक सेवाएं घर बैठे प्रदान की जाएगी। इस प्रकार इस योजना के तहत कुल 13 प्रकार की नागरिक सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस योजना के प्रथम चरण के शुभारंभ के साथ यह प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में लागू की गई है। अब इसके साथ हम आपको एक और महत्वपूर्ण योजना के बारे में भी बता दें। यह योजना है तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना। तुंहर सरकार तुंहर द्वार योजना का शुभारंभ 1 जून 2021 को किया गया था। यह छत्तीसगढ़ सरकार परिवहन विभाग की योजना है। इस योजना के माध्यम से परिवहन विभाग द्वारा प्रदेशवासियों को परिवहन सेवाएं उनके घर के द्वार पर पहुंचाकर दी जा रही है। इन सेवाओं में स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र से संबंधित 22 परिवहन सेवाएं शामिल हैं। इसमें डुप्लीकेट लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण और पता परिवर्तन सहित लाइसेंस से संबंधित 10 सेवाएं तथा ऑनरशिप ट्रांसफ़र तथा पता परिवर्तन समेत वाहनों से संबंधित 12 सेवाएं शामिल हैं। इस योजना से रजिस्टर्ड एड्रेस पर भारतीय डाक के स्पीड पोस्ट के माध्यम से अधिकतम 7 दिनों में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्वदेश दर्शन योजना के तहत ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के फेज़ 2 में इनमें से कौन सा स्थल शामिल नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चैतुरगढ़। बता दें कि स्वदेश दर्शन योजना के ट्राइबल टूरिज्म सर्किट फेज़ 2 के अंतर्गत इको टूरिज्म सर्किट का कार्य योजना तैयार कर लिया गया है। इस सर्किट में चिल्फी घाटी, अचानकमार अमरकंटक घाटी एवं हसदेव बांगो डैम के सीमावर्ती क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसमें चैतुरगढ़ शामिल नहीं है। इस प्रस्तावित योजना की कुल लागत 81 करोड़ 26 लाख रुपए है। अभी तक स्वदेश दर्शन योजना के तहत राज्य के वनांचल क्षेत्र जसपुर, कुनकुरी, कमलेश्वर, मैनपाट, महेशपुर, कुदरगढ़, सरोधा दादर, गंगरेल, नथिया नवा गांव, कोंडागांव, जगदलपुर, चित्रकोट, तीरथगढ़ को ट्राइबल टूरिज्म सर्किट बनाने के प्रथम फेज़ का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसकी लागत 94 करोड़ 23 लाख रुपए है। अब फेज़ 2 के अंतर्गत चिल्फी घाटी, अचानकमार घाटी, अमरकंटक घाटी एवं हसदेव बांगो डैम के सीमावर्ती क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश में राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर में। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री श्रमिक सियान योजना के तहत मजदूरों को कितने रुपए एकमुश्त सहायता राशि देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
10,000 रुपये। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर श्रमिक सियान योजना के तहत मजदूरों को 10,000 रुपये एकमुश्त सहायता राशि देने की घोषणा की है। इस योजना में ऐसे श्रमिक पात्र होंगे जिनकी आयु 59 वर्ष या अधिकतम आयु 60 वर्ष होंगी। इसके साथ ही ये श्रमिक विगत 5 वर्षों से मंडल के अंतर्गत पंजीकृत होने चाहिए। यह योजना छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण मंडल में पंजीकृत भवन कर्मकार मंडल एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के लिए है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर ई रिक्शा के लिए महिलाओं को 50,000 की जगह अब कितने लाख रुपए अनुदान देने की घोषणा किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर ई रिक्शा के लिए महिलाओं को 50,000 की जगह अब 1 लाख रुपए अनुदान देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वे के दौरान बिलासपुर रेलवे जोन के अंतर्गत 300 रेलवे स्टेशनों में किस रेलवे स्टेशन ने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रायपुर रेलवे स्टेशन ने। हाल ही में हुए विभिन्न मापदंडों के सर्वे के दौरान बिलासपुर जोन के अंतर्गत 300 रेलवे स्टेशनों में से रायपुर रेलवे स्टेशन ने सर्वश्रेष्ठ स्टेशन का पुरस्कार जीता है। इस पुरस्कार के लिए सफाई, निर्धारित समय में ट्रेनों का परिचालन, स्टेशन पर यात्रियों के लिए पानी का प्रबंध, यात्रियों के बैठने की व्यवस्था एवं स्टेशन में रख रखाव को मापदंड बनाया गया था। इन मापदंडों में रायपुर रेलवे स्टेशन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस दौरान बिलासपुर जोन के महाप्रबंधक ए.के. जैन ने रायपुर मंडल के डीआरएम श्याम सुंदर गुप्ता को यह सम्मान प्रदान किया। बता दें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत नागपुर, बिलासपुर और रायपुर रेल मंडल आते हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ रेलवे का बंगाल नागपुर रेलवे में विलय सन 1887 में किया गया था और बिलासपुर रेल मंडल की स्थापना सन 1900 में कलकत्ता रेलवे के अधीन किया गया था। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में रेल लाइनों की कुल लंबाई 1186 किलोमीटर है। इसमें छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बिलासपुर रेलवे स्टेशन का है। वहीं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय बिलासपुर है। यह भारत का 16वां रेलवे जोन है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2003 को किया गया था। इसके अंतर्गत 3 रेल मंडल बिलासपुर, रायपुर और नागपुर रेल मंडल आता है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी विद्युत उत्पादन के मामले में देश भर में कौन से स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चौथे स्थान पर। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में 70.40 प्लांट लोड फैक्टर के साथ छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी ने विद्युत उत्पादन के मामले में पूरे देश भर में 33 स्टेट पावर सेक्टर में चौथा स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1 मई से महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 22%। राज्य सरकार ने अपने लगभग 5 लाख अधिकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% की बढ़ोतरी की है। यह 1 मई 2022 से 17% से बढ़कर 22% हो गई है। बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वर्तमान में 34% महंगाई भत्ता मिल रहा है। छत्तीसगढ़ के कर्मचारी महंगाई भत्ते के मामले में अभी भी केंद्र के मुकाबले 12% पीछे हैं। इसमें राज्य सरकार द्वारा 5% महंगाई भत्ता वृद्धि किए जाने पर 1,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री मितान योजना के मॉनिटरिंग के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मुख्य सचिव। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के नागरिकों को शासन के विभिन्न विभागों की 100 से अधिक सेवाओं का लाभ नागरिकों को उनके घर पर मितान के माध्यम से निर्धारित समय पर उपलब्ध कराए जाने के लिए मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की है। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2022 अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर की गई। इस योजना के मॉनिटरिंग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया जाएगा और साथ ही जिला स्तर पर जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन किया जाएगा। इस योजना की राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव तथा समिति के सदस्य सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव होंगे। बता दें कि राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य शहरी विकास अभिकरण सूडा नोडल एजेंसी होगा तथा नोडल एजेंसी द्वारा सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जाएगा।
राज्य स्तर पर योजना की मॉनिटरिंग राज्य शहरी विकास अभिकरण सूडा द्वारा किया जाएगा। सूडा द्वारा योजना हेतु निगमवार नोडल एवं सहायक नोडल अधिकारी नामांकित किए जाएंगे और सूडा द्वारा ही मुख्यमंत्री मितान योजना के पीएमयू का गठन किया जाएगा तथा योजना के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग की जाएगी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी CMIE द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में बेरोजगारी दर में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर आ गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दूसरा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में बेरोजगारी दर में छत्तीसगढ़ 0.6% के साथ दूसरे स्थान पर आ गया है, जबकि पहले स्थान पर सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में 0.2% के साथ हिमाचल प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। वहीं 1.2% के साथ असम सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में तीसरे स्थान पर है और चौथे स्थान पर 1.5% के साथ उड़ीसा है। वहीं राष्ट्रीय आंकड़ों को देखें तो राष्ट्रीय बेरोजगारी दर का आंकड़ा 7.8% है। इसमें शहरी क्षेत्रों में 9.2% और ग्रामीण क्षेत्रों में आंकड़ा 7.2% है। बता दें कि पिछले महीने CMIE द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ 0.6% के साथ शीर्ष प्रथम स्थान पर था। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 मई अक्ति तिहार अक्षय तृतीया को किस दिवस के रूप में मनाया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी माटी पूजन दिवस। प्रदेश में छत्तीसगढ़ सरकार और संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों द्वारा 3 मई अक्ति तिहार अक्षय तृतीया को माटी पूजन दिवस के रूप में मनाया गया। यह माटी पूजन दिवस अब प्रतिवर्ष 3 मई को अक्ति तिहार के अवसर पर मनाया जाएगा। बता दें कि इस त्यौहार पर गुड्डों गुड़ियों का विवाह और किसानों द्वारा बीज बुआई का प्रारंभ किया जाता है। इस अवसर पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में आयोजित अक्ति तिहार एवं माटी पूजन दिवस के राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता कृषि मंत्री रविंद्र चौबे द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजधानी रायपुर में स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय तथा अनुसंधान संस्थान का लोकार्पण किनके द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा। बता दें कि कृषि महाविद्यालय रायपुर में आयोजित अक्ति तिहार एवं माटी पूजन दिवस के राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय तथा अनुसंधान संस्थान का लोकार्पण किया गया। इस शिक्षा संस्थान का निर्माण 6.23 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस महाविद्यालय भवन में स्नातक, स्नातकोत्तर तथा PhD स्तर की कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। यहाँ वर्चुअल क्लासरूम की सुविधा भी उपलब्ध होगी, जहाँ देश विदेश के प्रख्यात वैज्ञानिक सीधे छात्रों से जुड़ सकेंगे तथा उन्हें विषय की जानकारी दे सकेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसे ग्रामीण औद्योगिक पार्क C-मार्ट एवं गोधन न्याय मिशन के समन्वयक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर आलोक शुक्ला को। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ साथ ग्रामीण औद्योगिक पार्क C-मार्ट एवं गोधन न्याय मिशन के समन्वयक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस आशय का आदेश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय से जारी कर दिया गया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन हैं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माटी पूजन दिवस के अवसर पर कृषि रोजगार मोबाइल एप्लीकेशन का लोकार्पण किया। यह एप्लीकेशन किस विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा। कृषि रोजगार मोबाइल एप्लीकेशन को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया गया है। इसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा माटी पूजन दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। इस दौरान यहां सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए डॉपलर तकनीक का शिलान्यास भी किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ बायो इंक्यूबेशन प्रमोशन सोसाइटी एवं किस विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 15,000 लीटर बायो फर्टिलाइजर का वितरण किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। बता दें कि छत्तीसगढ़ बायो इंक्यूबेशन प्रमोशन सोसाइटी एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में 15,000 लीटर बायो फर्टिलाइजर का वितरण गौठानों में तैयार वर्मी कंपोस्ट को समृद्ध बनाने हेतु किया गया। इसके लिए कंपोस्ट एनरिचमेंट हेतु विषय वस्तु
विशेषज्ञों द्वारा गौठान समितियों के सदस्यों को आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अब इसके साथ हम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बारे में भी जान लेते हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 20 जनवरी 1987 को की गई थी। यह राजधानी रायपुर में स्थित है। फरवरी 2022 में डॉक्टर गिरीश चंदेल को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त किए गए हैं। यह विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। राज्य सरकार के निर्देश पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के विज्ञानियों ने धान से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने का फैसला लिया है और इसके लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई के मध्य समझौता हुआ है। हाल ही में भेंट मुलाकात अभियान के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के किस स्थान में कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शंकरगढ़ बलरामपुर में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात अभियान का पहला दिन शामली विधानसभा क्षेत्र के कुसमी के बाद दूसरा पड़ाव शंकरगढ़ का रहा, जहां उन्होंने शंकरगढ़ में कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने गलफूला नदी पर बने पुल की ऊंचाई बढ़ाने की भी घोषणा की। बता दें कि गलफूला नदी कन्हार नदी की प्रमुख सहायक नदी है। बता दें कि कन्हार नदी जसपुर के पंडरापाट अंतर्गत बखोना चोटी से निकलती है। यह जसपुर से बलरामपुर जिले में बहते हुए सोन नदी से मिल जाती है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदी है गलफूला, पेंजन, सिंदूर और चनान। अगला प्रश्न है, फ्रांस में आयोजित होने वाले दुनिया के सबसे चर्चित फिल्म समारोह एकॉन में छत्तीसगढ़ के किस फिल्म को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेला डीला को। बता दें कि फ्रांस में होने वाले दुनिया के सबसे चर्चित फिल्म समारोह में एकॉन फिल्म महोत्सव के साथ होने वाले मार्से फिल्म महोत्सव में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर चुना गया है और इसके साथ ही इनमें छत्तीसगढ़ की हिंदी फिल्म बेला डीला को भी इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसने यूनान में चल रहे WWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञानेश्वरी यादव ने। छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने यूनान में चल रहे WWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिलाओं के 49 किलो वर्ग में रजत पदक जीता है, जबकि वी रितिका इसमें तीसरे स्थान पर रही और उन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया। इसमें प्रदेश के ज्ञानेश्वरी यादव ने 156 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक प्राप्त किया, जबकि 18 वर्ष की रितिका ने 150 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक प्राप्त किए। वहीं टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता इंडोनेशिया की VDA शाह ने 185 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक प्राप्त किए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की उस महिला का क्या नाम है जिनका चयन हाल ही में विश्वविख्यात कंपनी गूगल में हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रुति नायर। बस्तर की रहने वाली श्रुति नायर का चयन विश्वविख्यात कंपनी गूगल में हुआ है। वे अब गूगल में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में अपनी सेवाएं देंगी। बता दें कि इससे पहले भी वे अमेजॉन और गोल्डमैन सैचेस जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोविंदपुर में जिला सहकारी बैंक शाखा खोलने की घोषणा की है। यह किस जिला अंतर्गत स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरगुजा जिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत सरगुजा जिला प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम गोविंदपुर में जिला सहकारी बैंक शाखा खोलने की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने राजमोहनी समाधि स्थल परिसर में गेट निर्माण, सौंदर्यीकरण और आहत निर्माण के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा भी की है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस चर्चित अभियान को देश के स्मार्ट पुलिसिंग में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, निजात अभियान। छत्तीसगढ़ पुलिस के निजात अभियान को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश की स्मार्ट पुलिसिंग में शामिल किया है। देश के पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने विभिन्न राज्यों की पुलिस एवं अन्य पुलिस संगठनों द्वारा नवाचार किए जा रहे अच्छे कार्यों पर एक किताब स्मार्ट पुलिसिंग की उत्तम कार्य प्रणाली प्रकाशित किया है। इसमें देश भर के पुलिस संगठनों के उल्लेखनीय कार्यों के कुल 30 उत्तम कार्य शामिल किए गए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के कोरिया पुलिस का निजात अभियान भी शामिल है। बता दें कि निजात अभियान कोरिया जिला पुलिस द्वारा बेहतर कानून व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में नशे के खिलाफ शुरू किया गया अभियान है।
इसमें अच्छे कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया जाता है। अब इसके साथ हम आपको सुनो रायपुर अभियान के बारे में भी बता दें। सुनो रायपुर अभियान रायपुर पुलिस द्वारा प्रारंभ किया गया सड़क सुरक्षा और यातायात जागरूकता संबंधी अभियान है। इस अभियान को 26 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक एक सप्ताह आयोजित किया गया था। इस अभियान को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। इस अभियान में रायपुर के 1 लाख से अधिक नागरिकों ने सड़क सुरक्षा का संकल्प लेकर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया है। अगला प्रश्न है, कबीरधाम मत्स्यिकी महाविद्यालय का नामकरण किनके नाम पर किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूनाराम निषाद। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशानुसार मत्स्यिकी महाविद्यालय कबीरधाम का नामकरण पद्मश्री स्वर्गीय पूनाराम निषाद के नाम पर किया गया है। इस संबंध का आदेश छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी कर दिया गया है। अब मत्स्यिकी महाविद्यालय कबीरधाम पूनाराम निषाद मत्स्यिकी महाविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। बता दें कि पूनाराम निषाद छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध पंडवानी गायक हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया गया था। वे पंडवानी के वेदमती शैली के लोकप्रिय गायक थे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अभी तक खरखरा जलाशय का नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर, खरखरा मोहंदी पाट परियोजना का नामकरण दाऊ प्यारेलाल बेलचंदन के नाम पर, शासकीय कृषि महाविद्यालय साजा का नामकरण स्वकुमारी देवी चौबे स्मृति शासकीय कृषि महाविद्यालय साजा के नाम पर, दुर्ग के कुम्हारी में नवीन शासकीय महाविद्यालय का नाम बिंदेश्वरी देवी बघेल के नाम पर तथा कोरबा मेडिकल कॉलेज का नामकरण कंवर समाज के पुरोधा अविभाजित मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे स्व प्यारेलाल कंवर के नाम पर किए जाने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के कोयला उत्खनन ब्लॉक ने पिछले 30 सालों में देश में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिरमिरी ने। बता दें कि चिरमिरी देश के सबसे पुरानी खदानों में से एक है, जो कि सन 1928 में अंग्रेज़ों द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस खदान ने अप्रैल 2022 में पिछले 30 सालों में देश में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने का रिकॉर्ड बनाया है। अप्रैल में यहाँ 12.88 मिलियन टन कोयला का उत्पादन हुआ है, जो कि देश में सबसे ज़्यादा है। यहाँ तक कि इन खदानों में बारूद बिछाने का कार्य भी महिलाएं कर रही हैं और विस्फोट का काम भी इन्हीं के जिम्मे है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में प्रमुख खनिज उत्पादन 2020-21 में प्रथम स्थान पर कोयला है। इसके बाद क्रमशः दूसरे स्थान पर लौह अयस्क, तीसरे स्थान पर चूना पत्थर और पाँचवें स्थान पर बॉक्साइट है। वहीं वर्ष 2020-21 में खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का भारत में योगदान सर्वाधिक कोयले का है। यह प्रतिशत 21.9% है। इसके बाद दूसरे स्थान पर खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ का भारत में योगदान लौह अयस्क का है। इसका प्रतिशत 17.61% है। वहीं कोयले से सर्वाधिक खनिज राजस्व कोरबा जिले से प्राप्त होता है, जबकि लौह अयस्क दंतेवाड़ा से। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किस मंदिर के दर्शन के लिए रोपवे निर्माण की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुदरगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान के तहत ग्रामीणों से सीधे चर्चा के दौरान उनके आग्रह करने पर क्षेत्र में विकास कार्यों और जन सुविधाओं से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इसके तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कुदरगढ़ में मां बागेश्वरी देवी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शीघ्र ही रोपवे निर्माण करने की घोषणा की है। यह कार्य बजट में शामिल है और जल्द ही अब इसका टेंडर निकाला जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने रक्सगंडा को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की भी घोषणा की है। बता दें कि रक्सगंडा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध जलप्रपातों में से एक है। यह सूरजपुर जिले के बलंगी नामक स्थान पर रिहन नदी पर बना है। बता दें कि अब तक बमलेश्वरी मंदिर में 1300 मीटर का रोपवे का निर्माण किया गया है। वहीं महासमुंद जिले के भीमखोज पहाड़ी पर विराजित मां खल्लारी मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को रोपवे की सुविधा भी जल्द मिलने वाली है। इसका निर्माण कोलकाता की कंपनी रोडवे एवं रिजॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध निदेशक एमडी का पदभार किसने ग्रहण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उज्ज्वला बघेल ने।
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का प्रबंध निदेशक एमडी का पदभार उज्ज्वला बघेल ने ग्रहण किया है। बता दें कि राज्य शासन के ऊर्जा विभाग ने आगामी आदेश तक उन्हें प्रबंध निदेशक पद पर पदस्थ किया है। अब दो कंपनियों के विलय के बाद गठित छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी की उज्ज्वला पहली प्रबंध निदेशक होंगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था। 19 दिसंबर 2008 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का विभाजन कर 5 कंपनियों का गठन किया गया, जिसे पुनः 1 अप्रैल 2022 से ट्रेडिंग और होल्डिंग कंपनी को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि क्रेडा का गठन 25 मई 2001 को किया गया था और वर्तमान में राज्य की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 2984.70 मेगावाट है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में विश्व स्तरीय स्कूल का निर्माण किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नवा रायपुर में। छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर अटल नगर में जुलाई 2023 तक सर्व सुविधा युक्त विश्व स्तरीय स्कूल का निर्माण किया जाएगा। इसमें विश्व स्तरीय शिक्षा संस्थान अगले सत्र से प्रारंभ होंगे। इसके तहत स्कूल भवन निर्माण के लिए एजेंसी तय करने का टेंडर जारी कर दिया गया है। यह संस्थान नवा रायपुर सेक्टर 32 में 20 एकड़ में बनाया जाएगा। इसमें छात्रावास, खेल मैदान, पुस्तकालय, लैब, ऑडिटोरियम सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। विश्व स्तरीय स्कूल के निर्माण के लिए प्रथम चरण में 50 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ का प्रथम व प्राचीन महाविद्यालय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर है। इसकी स्थापना 13 जुलाई सन 1938 में की गई थी। इस महाविद्यालय की स्थापना शिक्षा शास्त्री जे योगानंदम द्वारा की गई थी और वे इस विश्वविद्यालय के प्रथम प्राचार्य थे। इस महाविद्यालय का निर्माण सन 1937 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा गठित छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा भेंट मुलाकात अभियान का शुभारंभ किस विधानसभा क्षेत्र से किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सामरी विधानसभा क्षेत्र से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 4 मई 2022 से बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा क्षेत्र से भेंट मुलाकात अभियान का शुभारंभ किया गया और इसके बाद दूसरा पड़ाव शंकरगढ़ का रहा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रोजगार सहायकों की मानदेय में वृद्धि कर कितने रुपए करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 9,540 रुपये। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के रोजगार सहायकों का मानदेय 5,000 रुपये एवं 6,000 रुपये से बढ़ाकर कलेक्टर दर के अनुसार 9,540 रुपये करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रोजगार सहायकों की सेवा शर्तों से संबंधित मांगों पर इस संबंध में राज्य स्तर पर गठित समिति से प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा योजना में श्रमिकों की आय 193 रुपये से बढ़ाकर 204 रुपये कर दिया गया है। इसमें 11 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इस योजना का शुभारंभ छत्तीसगढ़ में 2 फरवरी 2006 से हुआ था। 2 फरवरी 2006 से प्रथम चरण में राज्य के 11 जिलों का चयन किया गया था। इस योजना का तीसरा चरण 1 अप्रैल 2008 से राज्य के समस्त जिलों को शामिल करके किया गया। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में शहतूती रेशम के उत्पादन के बेहतर संभावनाओं को देखते हुए इसके पौधरोपण के लिए सीमांत किसानों को कितने रुपए प्रति एकड़ देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5 लाख रुपए। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में शहतूती रेशम के उत्पादन की बेहतर संभावनाओं को देखते हुए इसके पौधरोपण के लिए सीमांत किसानों को 5 लाख रुपए प्रति एकड़ देने की घोषणा की है। इसके तहत सीमांत कृषकों को प्रति एकड़ शहतूत पौधारोपण एवं सिंचाई के लिए 60 हज़ार रुपये, कृमि पालन के लिए 3.25 लाख रुपये, कृमि पालन उपकरण के लिए 50,000 रुपये तथा निःसंक्रमण के लिए 5,000 रुपये सहायता दिए जाने का प्रावधान है। इसके लिए ग्राम उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने राज्य के सभी कलेक्टरों को शहतूत पौधरोपण एवं शहतूती रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की सिल्क समग्र 2 योजना का बड़े पैमाने पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत इसमें 80% राशि केंद्र सरकार द्वारा और 10% राशि राज्य सरकार द्वारा तथा 10% राशि रेशम कृषक द्वारा वहन किया जाना है। इसके अनुसार 5 लाख में से मात्र 50,000 रुपये की राशि कृषक द्वारा वहन की जानी है।
अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत धान के अतिरिक्त अन्य फसलों के लिए कृषकों को कितने रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष देने की व्यवस्था है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10,000 रुपये। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत धान के अतिरिक्त अन्य फसलों के लिए कृषकों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये प्रति वर्ष देने की व्यवस्था है। वहीं पीएम किसान योजना के तहत पात्र कृषकों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये दिया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में नवगठित प्राथमिक कृषि साख समितियों के सुदृढ़ीकरण तथा सुचारू संचालन के लिए कितने गोदाम सह कार्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 700। प्रदेश में नवगठित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के सुदृढ़ीकरण तथा सुचारू संचालन के लिए 700 गोदाम सह कार्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार की पहल से इसके लिए नाबार्ड के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत 175 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें प्रत्येक गोदाम सह कार्यालय भवन के निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। बता दें कि अब तक राज्य में सोसाइटियों के पुनर्गठन पश्चात 725 नवीन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का गठन किया गया है। इसे मिलाते हुए अब राज्य में कुल 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां कार्यरत हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में चिरायु योजना किस विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। चिरायु योजना प्रदेश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत चिरायु योजना के माध्यम से जन्मजात विकृत के साथ पैदा हुए बच्चों का निःशुल्क जांच एवं पूर्ण उपचार किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से वर्ष 2021-22 में अब तक प्रदेश में 18,288 बच्चों का पूर्ण उपचार किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत चिरायु योजना सबसे पहले 6 अगस्त 2014 को छत्तीसगढ़ के सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल में लॉन्च किया गया था। इसके बाद 28 अगस्त 2014 को इसे संपूर्ण छत्तीसगढ़ में लागू किया गया। इसके अंतर्गत जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को जो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं उनका निःशुल्क उपचार किया जाता है। इस योजना द्वारा स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों की स्वास्थ्य जांच कर पीड़ित बच्चों का चिन्हांकन कर चिरायु योजना के अंतर्गत पंजीयन किया जाता है, जिन्हें चिरायु दल द्वारा इन बच्चों के उच्च स्तरीय जांच कर अनुबंधित अस्पतालों में इलाज करवाया जाता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन ने खरीफ वर्ष 2022 में कितने लाख हेक्टेयर धान के रकबे को अन्य फसलों में प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य रखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 लाख हेक्टेयर। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा खरीफ वर्ष 2022 में 5 लाख हेक्टेयर धान के रकबे को अन्य फसलों में प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए अन्य फसलों के गुणवत्ता युक्त बीजों का भंडारण सरकारी समितियों के समय पर करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए किसानों को अन्य फसलों के लिए आसानी से ऋण स्वीकृत हो सके, इसलिए प्रक्रिया के सरलीकरण के निर्देश अपेक्स बैंक को दिए गए हैं। इसमें सुनिश्चित सिंचाई वाले क्षेत्रों में उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा दिए जाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही उद्यानिकी फसलों के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किस बीमारी के इलाज के लिए संभावित रोगियों का ट्रू नॉट पद्धति से जांच किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टीबी। छत्तीसगढ़ को वर्ष 2023 तक टीबी से मुक्त बनाने के उद्देश्य से शहरी क्षेत्रों की मलिन बस्तियों में टीबी के अति संवेदनशील लोगों की खोज शुरू कर दी गई है। इसमें संभावित रोगियों की ट्रू नॉट पद्धति से जांच उपरांत पंजीकृत करके निःशुल्क उपचार किया जा रहा है और साथ ही मितानिनों के माध्यम से नियमित फॉलोअप भी किया जा रहा है। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना बहाल के लिए इस आशय की अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में कब प्रकाशित की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 11 मई 2022 को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई घोषणा के अनुसार राज्य शासन द्वारा राजपत्रित नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर 1 नवंबर 2004 से पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दी गई है।
राज्य शासन द्वारा इस आशय की अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र में 11 मई 2022 को प्रकाशित की गई। इस अधिसूचना के तहत अब नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत शासकीय सेवकों के वेतन से की जा रही 10% मासिक अंशदान की कटौती 1 अप्रैल 2022 से समाप्त हो जाएगी तथा सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12% कटौती की जाएगी। छत्तीसगढ़ में सामान्य भविष्य निधि लेखे के संधारण एवं पेंशन से संबंधित समस्त कार्यवाही करने हेतु पृथक से संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के किस स्थल के विकास व इको फ्रेंडली कॉटेज के निर्माण के लिए अनुमति दे दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजमेरगढ़। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला अंतर्गत अमरकंटक से 282 फीट ऊंचे राजमेरगढ़ का पर्यटन स्थल के रूप में विकास के लिए केंद्र से अनुमति मिल गई है। बता दें कि मध्य प्रदेश के बंटवारे में अमरकंटक मध्य प्रदेश के हिस्से में चले जाने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार राजमेरगढ़ के विकास के लिए लगातार कोशिश कर रही थी। राजमेरगढ़ में 2017-18 में 2 करोड़ रुपए की लागत से टूरिज्म कॉटेज का निर्माण किया गया था, परंतु 2020 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वन क्षेत्र में पक्के निर्माण पर रोक लगा दी थी, जिसे लेकर अब केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्रालय ने वन क्षेत्र में अस्थायी निर्माण की अनुमति दे दी है और इसके साथ ही राजमेरगढ़ के विकास का रास्ता साफ हो गया। और इसके साथ ही यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बैगा हट का निर्माण भी किया जाएगा। यहाँ इस क्षेत्र से लगे प्रसिद्ध ज्वालेश्वर महादेव मंदिर भी है, जिसे छत्तीसगढ़ अपना हिस्सा मानती है। नई दिल्ली में आयोजित आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के किस विभाग को श्रमिकों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित करने के लिए सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रम विभाग को। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को श्रमिकों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित करने के लिए सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में 26 एकड़ में विस्तृत राज्य का सबसे बड़ा गोठान वृंदावन गोठान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंजोरा में। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा गोठान वृंदावन गोठान राजनांदगांव जिले के अंजोरा में स्थित है। यह 26 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है। इस गौठान को पूर्ण रूप से रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जा चुका है। यहाँ विभिन्न प्रकार के फलों के वृक्षारोपण के साथ साथ मछली पालन, बतख पालन और गोबर से लगभग 55 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, रायपुर, नवा रायपुर व बिलासपुर स्मार्ट सिटी स्पर्धा के साथ अब प्रदेश के कितने शहर शामिल होंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 12 शहर। छत्तीसगढ़ के 3 शहर रायपुर, नवा रायपुर व बिलासपुर के साथ अब प्रदेश के अन्य 12 शहर भी शामिल होंगे। ये शहर हैं दुर्ग, भिलाई, भिलाई चरोदा, रिसाली, बिरगांव, राजनांदगांव, धमतरी, अंबिकापुर, कोरबा, चिरमिरी, रायगढ़ और जगदलपुर। छत्तीसगढ़ में 2023 में किस क्रम का ऑल इंडिया महापौर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 113वें क्रम का। बता दें कि कानपुर में चल रहे 112वें महापौर सम्मेलन में महापौर एजाज ढेबर ने अगला सम्मेलन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है। इस पर ऑल इंडिया महापौर संघ ने अपनी सहमति दे दी है। अब अगले साल जुलाई 2023 में प्रदेश की राजधानी रायपुर में 113वें ऑल इंडिया महापौर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 योगासन में छत्तीसगढ़ के किन 2 खिलाड़ियों को प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश कुमार साहू व प्रभाकर सिंह को। बता दें कि योगासन को खेलो इंडिया गेम्स में पहली बार शामिल किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 4 जून से 13 जून 2022 तक हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। इसमें अंडर 18 आयु वर्ग के 25 खेलों में भारतीय मूल के 5 खेल शामिल हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में कितने अमृत सरोवर बनाए जाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 75। छत्तीसगढ़ में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। इस प्रकार प्रदेश के वर्तमान 28 जिलों में कुल 2100 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए अब मनरेगा के तहत
कुछ जिलों में जैसे दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव में करीब 25 तालाबों के सुंदरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली है। इससे आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई, स्वच्छ जल एवं जल स्तर को बढ़ाने की सुविधा की जा रही है। छत्तीसगढ़ का पहला खुला संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बालोद में। छत्तीसगढ़ का पहला खुला संग्रहालय बूढ़ापारा, बालोद जिले में स्थित है। बता दें कि बालोद में कभी गोंडवाना राजवंश का शासन हुआ करता था। अब उनकी कुछ यादें यहाँ बूढ़ापारा स्थित खुला संग्रहालय में देखने को मिलता है। इसे सन 1992 में तैयार किया गया था, जिसमें 12वीं से 16वीं शताब्दी की 98 मूर्तियाँ हैं। यह दक्षिण एशिया का एकमात्र खुला संग्रहालय है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात अभियान का दूसरा चरण किस विधानसभा से प्रारंभ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोंटा विधानसभा क्षेत्र से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात अभियान का दूसरा चरण 18 मई से शुरू होकर 2 जून तक चलेगा। यह भेंट मुलाकात अभियान का दूसरा चरण कोंटा विधानसभा क्षेत्र से प्रारंभ किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में भेंट मुलाकात अभियान की शुरुआत की है, जिसमें भेंट मुलाकात अभियान के तहत पहले चरण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4 से 11 मई तक सरगुजा अंचल के विधानसभा क्षेत्रों में दौरा किया। इसमें उन्होंने सर्वप्रथम बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा क्षेत्र से प्रारंभ किया था। इस दौरान उन्होंने 3 जिलों के 8 विधानसभा में जनता के बीच पहुंचकर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और जनता को मिल रहे लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त किए। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ की पारंपरिक शिल्प व कलाओं पर 21 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 23 मई से प्रारंभ किया जाएगा। इस प्रशिक्षण शिविर का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आकार। बता दें कि छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ की पारंपरिक शिल्प व कलाओं पर 21 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आकार का आयोजन 23 मई से किया जाएगा। यह प्रशिक्षण शिविर 23 मई से 13 जून तक आयोजित होगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम राजधानी रायपुर में 2 पालियों में महंत गुरु घासीदास स्मारक संग्रहालय परिसर, सिविल लाइन, रायपुर में आयोजित होगा। राज्य सरकार छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कला व विविध आयामों के संरक्षण एवं संवर्धन तथा व्यापक प्रचार प्रसार और लोगों में रुचि जागृत करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष आकार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पारंपरिक कलाओं में प्रशिक्षण लेने के इच्छुक प्रशिक्षु पंजीयन शुल्क 100 रुपये कार्यालय में जमा कर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को छत्तीसगढ़ सहित देश के 4 राज्यों में हीरे के नए भंडार के संकेत मिले हैं। इसमें प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्र शामिल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रायगढ़ जिला। बता दें कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को छत्तीसगढ़ समेत देश के 4 राज्यों में हीरे के नए भंडार के संकेत मिले हैं। जिन स्थानों पर हीरों के प्रमाण मिले हैं, इसमें छत्तीसगढ़ का रायगढ़, मध्य प्रदेश में बरायथा, उड़ीसा में पदमपुर, पाइकमाल, झारबंद और आंध्र प्रदेश में कनागपल्ले, धर्मावरम इलाका शामिल है। इस टेस्टिंग रिपोर्ट के आधार पर यह भी पता लगाया जाएगा कि व्यावसायिक उत्खनन के लिए खदान उपयुक्त है या नहीं। अभी तक छत्तीसगढ़ के 4 जिले बस्तर, महासमुंद, गरियाबंद और रायगढ़ में पहले से ही हीरे और सोने की मौजूदगी के संकेत मिल चुके हैं। इसके बाद नवंबर 2019 में भूपेश सरकार ने केंद्र की नवरत्न कंपनियों में NMDC के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ में चारों जगह हीरे और सोने की खोज का अभियान शुरू किया था। इस रिपोर्ट के आधार पर GSI ने इन स्थानों में सोने और हीरे का सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। बता दें कि पूरे देश भर में गुणवत्ता के मामले में दूसरे नंबर पर यानी जेम कैटेगरी का हीरा छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में मिलता है। यहाँ 3 दशक पहले पालीखंड, जांगड़ा, कोदोमाली, टेम्पल और बेहराडीह में 6 किम्बरलाइट पाइप मिले थे, जिसके अंतर्गत केवल बेहराडीह में ही 13 लाख कैरेट हीरा मिलने का अनुमान है। खनिज विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल हीरा भंडार का 28.26% हिस्सा छत्तीसगढ़ के भूगर्भ में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत ने प्रदेश के किस स्थान में बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैनपाट, सरगुजा जिले में।
प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत ने प्रदेश के सरगुजा जिला मैनपाट विकास खंड के ग्राम पंचायत रोपाखार में बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया। बता दें कि सरगुजा जिला मैनपाट विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत रोपाखार में वन विभाग द्वारा 1 करोड़ रुपए की लागत से 100 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बायोडायवर्सिटी पार्क विकसित किया जा रहा है। यहाँ कैक्टस, बम्बू पौधे और औषधीय पौधे भी लगाए जा रहे हैं। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने छत्तीसगढ़ के किस स्थान में सोने की खोज पर रोक लगा दी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बारनवापारा अभयारण्य क्षेत्र। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने छत्तीसगढ़ के बारनवापारा अभयारण्य क्षेत्र में सोने के भंडार की खोज पर रोक लगा दी है। बता दें कि एनजीटी ने 5 अफसरों की एक समिति को सर्वेक्षण में होने वाले नुकसान पर रिपोर्ट मांगी है। यह समिति खनन के प्रभावों पर 3 माह में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार भाटापारा जिले में स्थित बारनवापारा वन्यजीव अभयारण्य में बाघमारा सोनाखान स्थित है। इसके पूर्व किए गए सर्वेक्षण के आधार पर यहाँ 2700 किलोग्राम स्वर्ण भंडार अनुमानित है। केंद्र सरकार ने 2016 में इस खदान की नीलामी कराई थी, जिसे वेदांता समूह ने प्राप्त किया था। यह कंपनी यहाँ खनन पूर्व सर्वेक्षण कराना चाहती है ताकि स्वर्ण भंडार का ठीक स्थिति पता लगाया जा सके। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 5 विभिन्न विभागों के अफसरों की एक समिति से रिपोर्ट तलब किया है। इसमें छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को इसका नोडल विभाग बनाया गया है। अब हम बाघमारा गोल्ड माइन के बारे में भी जान लेते हैं। यह गोल्ड माइन छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार भाटापारा जिले के पूर्वी क्षेत्र के लगभग 608 हेक्टेयर में फैली हुई है। इसकी खोज वर्ष 1981 एवं 1990 के मध्य प्रदेश के भौमिकी तथा खनिज कर्म संचालनालय की देखरेख में हुआ था। अब तक किए गए खोजबीन एवं उपलब्ध रिपोर्ट के मुताबिक क्षेत्र में 2700 किलो स्वर्ण भंडार संभावित है। यह सोना खान ही है जहां 1857 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीरनारायण सिंह ने जन्म लिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के किस जिले में 100 देवकुड़ियों का लोकार्पण किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुकमा जिले में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम अभियान के तहत प्रदेश में सुकमा जिले के 100 देवगुड़ियों का लोकार्पण किया गया। यह देवगुड़ियाँ आदिवासियों के आस्था का केंद्र है। बता दें कि आदिवासियों के आस्था का केंद्र इन देवगुड़ियों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण का कार्य मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के परिपालन में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 5 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ द्वारा इस वर्ष केंद्रीय पुल में कितने मीट्रिक टन धान अरवा चावल जमा कराया जाना प्रस्तावित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 61.65 लाख मीट्रिक टन। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस वर्ष केंद्रीय पुल में 61.65 लाख मीट्रिक टन चावल जमा कराया जाना प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है, देश के 10 प्राचीन संग्रहालयों में से एक महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर को किस तिथि से ऑनलाइन कर दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 18 मई 2022 से। बता दें कि छत्तीसगढ़ का महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर देश के 10 प्राचीन संग्रहालयों में से एक है। यह लगभग 147 साल पुराना है। इस संग्रहालय को 18 मई 2022 से ऑनलाइन कर दिया गया है। यहाँ प्रदर्शित 1200 पुरावशेषों को देश दुनिया के किसी भी कोने से लोग ऑनलाइन देख सकेंगे। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर की स्थापना आज़ादी से पूर्व राजनांदगांव के महंत घासीदास के दान से सन 1875 में किया गया था। यह संग्रहालय छत्तीसगढ़ का पहला और देश के पहले 10 संग्रहालयों में से एक है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के किन 2 जिलों में क्रमशः महुआ प्रसंस्करण एवं इमली प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना के लिए 2 त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोंडागांव व बस्तर जिले में। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से वनांचल पैकेज के अंतर्गत बस्तर संभाग में लघु वनोपज आधारित प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए 2 त्रिपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत पहला समझौता बस्तर बॉटनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कुम्हारपारा बस्तर के साथ कोंडागांव जिले में महुआ प्रसंस्करण केंद्र स्थापना करने के लिए हुआ है। वहीं दूसरा समझौता मेसर्स कोसर एग्रो प्राइवेट लिमिटेड पुणे महाराष्ट्र के साथ
बस्तर जिले में इमली प्रसंस्करण की स्थापना के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान के दूसरे चरण के दौरान बस्तर संभाग के किस जिले में जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बीजापुर जिले में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान के दूसरे चरण के दौरान बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित करने की घोषणा किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा भेंट मुलाकात अभियान के दूसरे चरण के दौरान किस विकासखंड में नवीन उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बस्तर विकासखंड में। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा भेंट मुलाकात अभियान के दूसरे चरण के दौरान बस्तर जिला के बस्तर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम चपका में नवीन उद्यानिकी महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि प्रदेश में महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना सन 2020 में पाटन दुर्ग में की गई थी। यह राज्य का पहला उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय है। दिसंबर 2021 में महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के पहले कुलपति डॉक्टर रामशंकर कुरील को नियुक्त किया गया है। वहीं अप्रैल 2022 में इस विश्वविद्यालय के प्रथम कुल सचिव रामलखन खरे को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दंतेवाड़ा जिले में। प्रदेश के दंतेवाड़ा जिले में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के छठे चरण का शुभारंभ किया गया है। यह अभियान 6 जून तक चलेगा। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा घर घर जाकर मलेरिया, टीबी, मोतियाबिंद एवं स्केबीज की जांच एवं उपचार किया जाएगा। इस अभियान की शुरुआत दंतेवाड़ा जिले के विकासखंड गीदम अंतर्गत ग्राम पंचायत हीरानार से की गई। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित हर्बल गुलाल किस देश को एक्सपोर्ट करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यूरोप को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में तैयार हर्बल गुलाल से भरे ट्रक को यूरोप एक्सपोर्ट करने के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बता दें कि यह हर्बल गुलाल स्व सहायता समूहों के सखी क्लस्टर संगठन अंजोरा राजनांदगांव एवं कुमकुम महिला ग्राम संगठन सांकरा दुर्ग की महिलाओं ने श्री गणेशा ग्लोबल गुलाल प्राइवेट लिमिटेड के मार्गदर्शन में अपनी लगन और मेहनत से तैयार किया है। इसे यूरोप एक्सपोर्ट किए जाने वाले हर्बल गुलाल का मूल्य 41,95,000 रुपये है। रवाना किए गए इस गुलाल का कुल वजन 23,280 किलोग्राम है, जिसे रायपुर से गुजरात स्थित मुंद्रा पोर्ट भेजा गया है। बता दें कि प्रदेश के गौठानों में सामुदायिक बाड़ियों में फूलों की खेती, विशेषकर गेंदा फूल की खेती शुरू की गई है, ताकि इससे महिला समूहों को और अधिक आय हासिल हो सके। फूल से हर्बल गुलाल के निर्माण के लिए 18 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में श्री गणेशा ग्लोबल गुलाल प्राइवेट लिमिटेड और छत्तीसगढ़ शासन के उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी के संचालक के मध्य एमओयू किया गया था और इसी के फलस्वरूप प्रथम चरण में 150 महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से हर्बल गुलाल एवं हर्बल पूजन सामग्री तैयार की जा रही है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय किस महाद्वीप के देशों को धान की नवीन उन्नत प्रजातियों के विकास में मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अफ्रीका महाद्वीप। प्रदेश के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर अब अफ्रीका के देशों को धान की नवीन उन्नत प्रजातियों के विकास में मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करेगा। ये 7 अफ्रीकी देश हैं: तंजानिया, नाइजीरिया, युगांडा, मेडागास्कर, सेनेगल, मोजाम्बिक और घाना। इसके लिए कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एवं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के मध्य क्रॉप टू एंड हंगर परियोजना के संचालन के लिए एमओयू किया गया है। इस एमओयू पर विश्वविद्यालय की ओर से कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल एवं CGIAR की ओर से एक्सीलेंस इन ब्रीडिंग प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर SK कटियार के मध्य हस्ताक्षर किए गए। इन अफ्रीकी देशों में धान अनुसंधान एवं विकास के लिए संचालित 3.50 करोड़ रुपए की लागत के इस परियोजना का व्यय
कंसल्टेटिव ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा व्यय किया जाएगा। बता दें कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 20 जनवरी 1987 में की गई थी। यह राज्य का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है। छत्तीसगढ़ के पहले मिलेट्स कैफ़े का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रायगढ़ में। हाल ही में छत्तीसगढ़ के पहले मिलेट्स कैफ़े का शुभारंभ कलेक्टर भीम सिंह द्वारा रायगढ़ जिले में किया गया है। इस कैफ़े की शुरुआत जिला प्रशासन की पहल व सहयोग से हुआ है। इसका संचालन विकास संघ महिला समूह द्वारा किया जाएगा। इसमें तकनीकी सहयोग महिला बाल विकास विभाग और ट्रांसफार्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पहली बार महिला स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए महिला समूहों के लिए मिलेट्स आधारित कैफ़े की शुरुआत की गई है। इस कैफ़े में रागी से बने पास्ता, चीला, इडली, मंचूरियन, पिज़्ज़ा, नूडल, पकोड़े, समोसे, डोसा तथा कोदो से बनी बिरयानी के साथ सैंडविच, बर्गर इत्यादि का स्वाद यहाँ लोग ले सकेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अत्याधुनिक राज्य कैंसर संस्थान के निर्माण का भूमि पूजन कहाँ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिलासपुर में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अपने निवास कार्यालय में वर्चुअल माध्यम से बिलासपुर में 120 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अत्याधुनिक राज्य कैंसर संस्थान का भूमि पूजन किया गया। इसका निर्माण 1 वर्ष में पूर्ण कर लिया जाएगा। बिलासपुर में निर्मित होने वाले राज्य कैंसर संस्थान में सभी प्रकार के कैंसर के इलाज की सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी। इस संस्थान में 100 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक कैंसर वार्ड और 20 बिस्तरों के अत्याधुनिक आईसीयू वार्ड की सुविधा उपलब्ध होंगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ के तहत किस स्थान में पर्यटन बोर्ड व वन विभाग द्वारा 50 फीट ऊंची राम की प्रतिमा का निर्माण करवाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामगढ़ सरगुजा में। बता दें कि छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ के तहत पर्यटन बोर्ड व वन विभाग संयुक्त रूप से रामगढ़ में टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर का निर्माण करवा रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ रामगढ़ रामगिरी पर्वत पर भगवान राम की 15 मीटर ऊंची प्रतिमा का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसका निर्माण ग्वालियर के कलाकार राजस्थान से मिलने वाले लाल और पीला रंग के बलुआ पत्थर से करेंगे। इसकी कुल लागत 50 लाख रुपए की होगी। इस रामगढ़ की पहाड़ी पर राम के तापस वेश के कारण जोगी मारा, सीता के नाम पर सीता बेंगरा और लक्ष्मण के नाम पर लक्ष्मण गुफा स्थित है। यहाँ महाकवि कालिदास के मेघदूत में वर्णित रामगिरी पर्वत है, जहाँ उन्होंने बैठकर अपनी कृति मेघदूत की रचना की थी। मेघदूत का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद मुकुटधर पांडे द्वारा किया गया था। इसकी खोज कर्नल औंसले ने की थी। यहाँ पर विश्व की प्राचीनतम गुफा नाट्यशाला स्थित है। इसे रामगढ़ नाट्यशाला कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के किस वन मंडल द्वारा मेरिन फॉसिल पार्क पर आधारित फिल्म छत्तीसगढ़ में जीवन चिन्ह मानव अस्तित्व से परे फिल्म को तैयार किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनेन्द्रगढ़ वन मंडल। प्रदेश के कोरिया जिला अंतर्गत मनेन्द्रगढ़ वन मंडल द्वारा मेरिन फॉसिल्स पार्क पर आधारित फिल्म छत्तीसगढ़ में जीवन चिन्ह मानव अस्तित्व से परे तथा राज्य के वन क्षेत्रों में पाए जाने वाले शैल चित्रों पर आधारित फिल्म तैयार किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर इनका लोकार्पण किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत द्वारा प्रदेश के पहले किसान स्कूल का लोकार्पण किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बहराडीह जांजगीर चांपा जिले में। प्रदेश के जांजगीर चांपा जिला अंतर्गत ग्राम बहराडीह में प्रदेश के पहले किसान स्कूल का लोकार्पण छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत द्वारा किया गया। यहाँ किसान अत्याधुनिक तरीके से सीखकर अपनी उत्पादन और आमदनी बढ़ा सकते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बालोद में आयोजित जिला स्तरीय कर्मा महोत्सव एवं भूमि पूजन समारोह में बालोद के महिला महाविद्यालय का नामकरण भक्त माता कर्मा के नाम पर करने की घोषणा की और साथ ही निषाद समाज के वार्षिक अधिवेशन में अर्जुनदा महाविद्यालय का नामकरण शहीद दुर्वासा निषाद के नाम पर करने की घोषणा किए हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के नवोदित खिलाड़ियों में खेल के प्रति रुचि व अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश के किन स्तरों में खेल प्रतियोगिता 2022 आयोजन करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है ए, ग्राम स्तर, ऑप्शन बी, विकासखंड स्तर, ऑप्शन सी,
जिला स्तर या फिर ऑप्शन डी सभी नगरीय निकायों में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी व सी, यानी कि विकासखंड स्तर और जिला स्तर पर। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के नवोदित खिलाड़ियों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने और प्रतियोगिता के माध्यम से उन्हें अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक विकासखंड स्तर और जिला स्तर पर खेल प्रतियोगिता 2022 आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह खेल प्रतियोगिता बालक एवं बालिका वर्ग के लिए सब जूनियर एवं जूनियर कैटेगरी में आयोजित किया जाएगा। खेल संचालक खेल एवं युवा कल्याण विभाग के तहत विकासखंड स्तर पर दलीय खेलों के अंतर्गत हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट और व्यक्तिगत विधा के अंतर्गत एथलेटिक्स, बैडमिंटन एवं कुश्ती खेलों की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। वहीं जिला स्तर पर दलीय खेलों के अंतर्गत हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट सहित 2 छत्तीसगढ़ी पारंपरिक खेल तथा व्यक्तिगत विधा के अंतर्गत एथलेटिक्स, बैडमिंटन एवं कुश्ती सहित 2 छत्तीसगढ़ी पारंपरिक खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। छत्तीसगढ़ का पहला मॉडल हाट बाजार कहाँ प्रारंभ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बारसूर दंतेवाड़ा में। राज्य का पहला एंट्री एग्जिट द्वार वाला मॉडल हाट बाजार दंतेवाड़ा जिले के गिदम विकासखंड अंतर्गत ग्राम बारसूर में बनाया गया है। यह पहला हाट बाजार है जहां लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। इस बाजार स्थल के चारों तरफ बाउंड्री वाल से घिराव किया गया है। बता दें कि दंतेवाड़ा जिला प्रशासन की पहल से ग्रामीणों को सर्व सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मॉडल हाट बाजार का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की राज्य स्तरीय बैठक में वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने रुपए के कार्य योजना का अनुमोदन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 41 करोड़ 56 लाख रुपए। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की राज्य स्तरीय बैठक में वर्ष 2022-23 के लिए कुल 41 करोड़ 56 लाख 10 हज़ार रुपये के कार्य योजना का अनुमोदन किया गया है। यह बैठक मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस बैठक में राष्ट्रीय खाद्य मिशन के तहत चावल उत्पादन के लिए 10 करोड़ 29 लाख रुपए, दलहन उत्पादन के लिए 25 करोड़ 56 लाख रुपए, मोटे अनाज उत्पादन के लिए 1 करोड़ 34 लाख रुपए और पोषक अनाज उत्पादन के लिए 4 करोड़ 25 लाख रुपए की कार्य योजना शामिल है। इस बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन द्वारा मैदानी क्षेत्रों में फसल प्रदर्शन को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चावल उत्पादन योजना के अंतर्गत राज्य के 14 जिले शामिल किए गए हैं। ये जिले हैं रायपुर, बलौदाबाजार, राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, गौरेला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली, कोरबा, रायगढ़, कोरिया, जसपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिला शामिल है। इसी प्रकार दलहन योजना के अंतर्गत राज्य के सभी 28 जिलों को शामिल किया गया है। इसके साथ मोटे अनाज मक्का के लिए राज्य के 8 जिलों का चयन किया गया है। ये जिले हैं गरियाबंद, कोरबा, बलरामपुर, सुकमा, जगदलपुर, कोंडागांव और कांकेर जिला। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश के किस स्थान में ब्लेजिंग यूनिट का लोकार्पण किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कुम्हार रस दंतेवाड़ा जिले में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दंतेवाड़ा जिले के कुम्हार रस में ग्लेजिंग यूनिट का लोकार्पण किया। इस ग्लेजिंग यूनिट के माध्यम से आर्थिक आय बढ़ाने और अपने हुनर को दिखाकर बाजार तक पहुंचने की दिशा में दंतेवाड़ा जिले के कुम्हारों को बड़ी मदद दी जा रही है। बता दें कि प्रदेश में माटी कला बोर्ड के माध्यम से ग्लेजिंग यूनिटों को प्रोत्साहित करने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इन ग्लेजिंग यूनिटों में लगी आधुनिक मशीनों की मदद से कुम्हार कम समय में मिट्टी की सुंदरता सामग्री तैयार कर पाएंगे। बता दें कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष बालम चक्रधारी हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस पर्यटन स्थल को सीता माता की रसोई के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सीतामढ़ी हरचौका को। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित सीतामढ़ी हरचौका को सीता माता की रसोई के नाम से जाना जाता है। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राम वन गमन पथ और चंदखुरी के कौशल्या मंदिर को सहेजने के साथ साथ अब माता सीता की विरासत को सहेजने की तैयारी कर रहा है।
पर्यटन मंडल ने कोरिया जिले के सीतामढ़ी हरचौका यानी कि सीता माता की रसोई और सरगुजा में रामगढ़ को नए सिरे से डेवलप कर रहा है। इसमें कोरिया जिला अंतर्गत सीतामढ़ी हरचौका की गुफा में 17 कक्ष मौजूद हैं, जिनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इन सभी 17 कक्षों में शिवलिंग स्थापित है। इसे सीता की रसोई के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान सीतामढ़ी मवई नदी के किनारे स्थित है। हाल ही में प्रदेश में मां दंतेश्वरी को चढ़ाए गए 11 किलोमीटर लंबी चुनरी के वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम किस कंपनी के अंतर्गत दंतेवाड़ा की बहनों का नाम दर्ज किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डेनेक्स कंपनी। बता दें कि दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी का दर्शन कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें 11 किलोमीटर लंबी चुनरी अर्पित किए। इसी तरह दंतेवाड़ा की डेनेक्स की बहनों का नाम विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। इस चुनरी को दंतेवाड़ा की डेनेक्स के 300 महिलाओं ने 7 दिनों में अपने हुनर से तैयार किया था। इससे पहले नर्मदा मैया को मंदसौर में 8 किलोमीटर लंबी चुनरी ओढ़ाई गई थी और इसी रिकॉर्ड को तोड़कर डेनेक्स की महिलाओं ने वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज कराया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के किस स्थान में बनाए जा रहे मानव सेवा केंद्र का भूमि पूजन किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगदलपुर में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जगदलपुर में स्थापित किए जा रहे मानव सेवा केंद्र का भूमि पूजन किया। उन्होंने इस मानव सेवा केंद्र भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की। बता दें कि बस्तर अंचल में व्यावसायिक गतिविधियों के साथ जन सेवा में जुटे बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को शासन द्वारा भूमि उपलब्ध कराई गई है, जिसका उपयोग ज़रूरतमंदों के लिए संचालित एम्बुलेंस और शव वाहन रखने के साथ ही नशा मुक्ति केंद्र संचालित करने के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही यहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा झीरम घाटी शहीद मेमोरियल का लोकार्पण भी किया गया। यह बस्तर जिला जगदलपुर में 32 शहीदों की याद में बनाया गया है। बता दें कि झीरम घाटी नक्सली हमला 23 मई 2013 को हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में दंतेवाड़ा के डेनेक्स कंपनी के किस यूनिट का एमओयू विदेशों में व्यापार करने के लिए किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डेनेक्स की 5वीं यूनिट का। बता दें कि दंतेवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा लगभग 1.5 साल पहले छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल्य दंतेवाड़ा की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्राम पंचायत हारम में नवा दंतेवाड़ा गारमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। इस कंपनी का नाम डेनेक्स रखा गया था, जिसका अर्थ है दंतेवाड़ा नेक्स्ट, जहां इसका विक्रय पूरे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हो रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निरीक्षण के दौरान डेनेक्स एपीओ किसान उत्पादक संघ ने एक्सपोर्ट हाउस तिरपुर से डेनेक्स की 5वीं यूनिट छिंदनार से अगले 3 वर्षों के लिए एमओयू साइन किया गया है। इस एमओयू के बाद डेनेक्स की 5वीं यूनिट छिंदनार से तैयार होने वाले कपड़े यूके और यूएस भेजे जाएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा को उद्योग रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। वे निम्न में से किस कंपनी के सीएमडी हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एसीसीएल। हाल ही में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के सीएमडी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा को कोयला उद्योग में उनके नेतृत्व शक्ति के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीज नई दिल्ली ने प्रतिष्ठित उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया है। अवार्ड इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार समारोह में असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी द्वारा प्रदान किया गया। बता दें कि दक्षिण पूर्व कोल्ड फील्ड लिमिटेड एसीसीएल की स्थापना सन 1985 में की गई थी। इसका मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। इसमें उत्पादन सन 1987 से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भगिनी प्रसूति सहायता योजना का नामकरण किनके नाम पर किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिनीमाता के नाम पर। बता दें कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल ने हितग्राहियों के लिए संचालित भगिनी प्रसूति सहायता योजना का नाम परिवर्तन कर मिनीमाता के नाम पर मिनीमाता महतारी जतन योजना किया गया है। अब हम भगिनी प्रसूति सहायता योजना के बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणानुसार अब 10,000 के स्थान पर इस योजना के तहत 20,000 रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। इस योजना का लाभ प्रथम 2 बार के प्रसव हेतु ही देय है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत लाभार्थी पुत्री की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर कितनी वर्ष कर दी गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 21 वर्ष। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना में पूर्व में जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन किया गया है। इस संशोधन के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष आयु कर दी गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ 1 मार्च 2022 को पाटन दुर्ग जिले से औपचारिक शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत पंजीकृत हितग्राहियों की प्रथम 2 बेटियों के बैंक खाते में 20-20 हज़ार रुपये की राशि का भुगतान एकमुश्त की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव के तर्ज पर प्रदेश के किस स्थान में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव का आयोजन करने की घोषणा किए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बस्तर में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव के तर्ज पर बस्तर में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव के आयोजन करने की घोषणा किए हैं। अन्य घोषणाओं में आमचो बस्तर हेरिटेज सोसाइटी के सलाहकार समिति में विभिन्न आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों को भागीदारी दी जाएगी। उनकी सोसाइटी को शासन द्वारा मान्यता भी दी जाएगी। बस्तर संभाग के सभी जिलों के आदिवासी शिल्पकारों, काश्तकारों और कलाकारों को बादल से जोड़ने की भी घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर के सिरहा भवन में शहीद वीर झारा सिरहा की आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा किए हैं। वे प्रदेश के किस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मुड़िया विद्रोह। जगदलपुर के सिरहा भवन में शहीद वीर झारा सिरहा की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बता दें कि बस्तर जिला जगदलपुर क्षेत्र में झारा सिरहा के नेतृत्व में मुड़िया अथवा मुड़िया विद्रोह का प्रारंभ जनवरी 1876 में प्रारंभ हुआ था। यह विद्रोह बस्तर का स्वाधीनता संग्राम था। इस विद्रोह का कारण था अंग्रेजों की ऑटोक्रेसी नीति और गोपीनाथ कपरदास को दीवान बनाना। सन 1867 में बस्तर क्षेत्र में दीवान के रूप में गोपीनाथ कपरदास की नियुक्ति हुई थी, जो कि जनजाति शोषण के लिए कुख्यात थे। इस विद्रोह के दमनकर्ता मैक जॉर्ज थे। इस विद्रोह का परिणाम यह हुआ कि 2 मार्च 1876 को बस्तर में काला दिवस मनाया गया, जिसमें आम वृक्ष की टहनी को विद्रोह के प्रतीक के रूप में प्रयोग किया गया था। मई 1876 में सिरोचा के डिप्टी कमिश्नर मैक जॉर्ज ने रायपुर, जयपुर और विशाखापट्टनम की सेना के सहयोग से विद्रोहियों का दमन किया था। मैक जॉर्ज ने मुड़िया आदिवासियों के असंतोष को दूर करके 8 मार्च 1876 को जगदलपुर में पहली बार मुड़िया दरबार का आयोजन किया था। इस विद्रोह के दमन के बाद अंग्रेजों ने बस्तर में अनेक प्रशासनिक सुधार किए। साथ ही नया 10 वर्षीय भूराजस्व बंदोबस्त भी लागू किया गया और दीवान गोपीनाथ को बंदी बनाकर सिरोचा भेजा गया। यह विद्रोह पूर्णतः सफल रहा और इससे अच्छे परिणाम भी निकले। अगला प्रश्न है, बस्तर में संचालित संस्था बादल का विस्तारित नाम क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज। बादल का पूर्ण रूप है बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लैंग्वेज। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा अक्टूबर 2021 में बस्तर जिला के आसना ग्राम में इसके नवनिर्मित परिसर का लोकार्पण किया गया और हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बादल में सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए 25 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने की घोषणा किए हैं और साथ ही इस एकेडमी को खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के अधीन महाविद्यालय का दर्जा भी दिया जाएगा। बादल एकेडमी का उद्देश्य बस्तर की विभिन्न जनजातीय संस्कृतियों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरण करना तथा देश दुनिया को इसका परिचय कराना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आदिवासी कला, संस्कृति एवं परंपराओं पर शोध केंद्र स्थापित किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बस्तर विश्वविद्यालय के अंतर्गत। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के बस्तर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आदिवासी कला, संस्कृति एवं परंपराओं पर शोध केंद्र स्थापित करने की घोषणा किए हैं। बता दें कि बस्तर विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2008 में किया गया था। मई 2021 में इसका नाम परिवर्तन कर
बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा के नाम पर महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय जगदलपुर किया गया। और साथ ही डिमरापाल स्थित स्वर्गीय बलिराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के अस्पताल का नामकरण भी महेंद्र कर्मा के नाम पर किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस अस्पताल अथवा स्थान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 3 करोड़ रुपए की लागत से बने बर्न यूनिट के लिए भवन उन्नयन कार्य नियंत्रण एवं समन्वय केंद्र का लोकार्पण किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महारानी अस्पताल जगदलपुर में। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महारानी अस्पताल जगदलपुर में 3 करोड़ रुपए की लागत से बने बर्न यूनिट के लिए भवन उन्नयन कार्य नियंत्रण एवं समन्वय केंद्र कार्य एवं 2 करोड़ रुपए की लागत से बने बर्न स्पेशल क्लिनिक एवं नशा मुक्ति वार्ड उन्नयन कार्य का लोकार्पण किया गया। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ के किस स्थान में छत्तीसगढ़ के पहले फीफा अप्रूव्ड सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड रनिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगदलपुर में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर जिला जगदलपुर के प्रियदर्शिनी स्टेडियम में छत्तीसगढ़ के पहले फीफा अप्रूव्ड सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड रनिंग ट्रैक का उद्घाटन किया। बता दें कि बस्तर में ग्रास रूट लेवल पर सामुदायिक फुटबॉल को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए ओडिशा भुवनेश्वर की आउटडोर फुटबॉल अकादमी, बस्तर जिला फुटबॉल संघ तथा बस्तर जिला प्रशासन के बीच एमओयू किया गया था, जिसके तहत इस ग्राउंड को तैयार किया गया है। यह छत्तीसगढ़ का पहला फुटबॉल मैदान है। इसे फीफा ने भी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी है। सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड बनाए गए इस इंदिरा प्रियदर्शिनी स्टेडियम का लोकार्पण 30 अप्रैल 1999 को किया गया था। हाल ही में प्रदेश में किनके द्वारा मावा कोंडानार ऐप का लोकार्पण किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूपेश बघेल। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मावा कोंडानार ऐप का लोकार्पण किया गया। इसकी मदद से कोई भी व्यक्ति अपने गांव, अपने शहर, अपने नगर के आसपास चल रहे विकास कार्यों एवं उनसे जुड़ी संस्थाओं आदि के संबंध में जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही ऐप के माध्यम से संबंधित अपनी समस्याओं, आवेदनों, शिकायतों एवं सुझावों को फोटो, वीडियो, ऑडियो के माध्यम से स्वयं दर्ज करा सकते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मिशन अमृत सरोवर के माध्यम से प्रत्येक जिले में कम से कम 75 तालाबों का निर्माण या पुनरुद्धार किया जाएगा। इस मिशन को किस योजना अथवा कार्यक्रम के तहत किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनरेगा के तहत। बता दें कि छत्तीसगढ़ में अमृतमय वर्षा जल को सहेजने के उद्देश्य से शुरू किए गए मिशन अमृत सरोवर के अंतर्गत मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से प्रत्येक जिले में कम से कम 75 तालाबों का निर्माण या पुनरुद्धार किया जा रहा है। इन तालाबों को जनभागीदारी से धरोहर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक सरोवर के लिए उपभोक्ता समूह यूजर ग्रुप का गठन किया जाएगा, जिस पर सरोवर के जल के उपयोग और उनके रख रखाव की जिम्मेदारी होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में आत्मनिर्भर भारत समिट में छत्तीसगढ़ को किस क्षेत्र के लिए एलेट्स इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिजिटल गवर्नेंस के लिए। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत समिट में छत्तीसगढ़ को डिजिटल गवर्नेंस के लिए एलेट्स इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में समाज कल्याण विभाग को यह अवार्ड एनजीओ पंजीकरण को कंप्यूटरीकृत करने तथा मान्यता और अनुदान की प्रक्रिया ऑनलाइन करने के लिए दिया गया है। बता दें कि कोरोना काल से छत्तीसगढ़ में एनजीओ मान्यता और अनुदान की प्रक्रिया ऑनलाइन करने से ज़रूरतमंद लोगों तक आसानी से सहायता पहुंचाई जा रही है। अब विभाग द्वारा एनजीओ मान्यता और अनुदान के लिए आवेदन की मैनुअल प्रक्रिया को डिजिटल में बदलते हुए पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस जिला प्रशासन द्वारा नेचर एस्केप के मध्य बांस की सामग्री बनाने, आर्टिजन रिसर्च सेंटर का निर्माण करने और उपयोगी शिल्प वाली कलाकृतियों का प्रशिक्षण देने के लिए एमओयू किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोंडागांव जिला प्रशासन द्वारा। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में कोंडागांव जिला प्रशासन द्वारा नेचर एस्केप के मध्य बांस से सामग्री बनाने, आर्टिजन रिसोर्स सेंटर का निर्माण करने और उपयोगी शिल्प वाली कलाकृतियों का प्रशिक्षण देने के लिए एमओयू किया गया है। अगला प्रश्न है,
निजी क्षेत्र की कंपनी JSPL छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान में रेल व्हील सेट निर्माण के लिए संयंत्र स्थापित करेगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रायगढ़ में। निजी क्षेत्र की कंपनी JSPL जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में स्थित संयंत्र में रेल व्हील सेट पहियों के जोड़े का निर्माण करेगी। JSPL कंपनी रायगढ़ संयंत्र में भारत का पहला निजी रेल व्हील सेट विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए हंगरी की JIFLO स्टील के साथ सहयोग से स्थापित किया जाएगा। इसके लिए भारत हंगरी व्यापार मंच में दोनों कंपनियों के बीच प्रौद्योगिकी सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य नेशनल पार्क क्षेत्र में वन संसाधन प्रमाण पत्र देने वाला किस क्रम का राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा। नेशनल पार्क क्षेत्र में वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला छत्तीसगढ़ राज्य उड़ीसा के बाद दूसरे क्रम का राज्य होगा। इन क्षेत्रों में वनवासियों को रोजगार के साथ साथ आय के लिए अधिक से अधिक अवसर प्राप्त होंगे। इन क्षेत्रों में वनवासियों को सामुदायिक अधिकार मिलेंगे और साथ ही बाहरी अतिक्रमण को रोका जाएगा। साथ ही साथ जानवरों का शिकार बंद करने और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वन अधिकार पत्र के तहत वनों की रक्षा वही करेंगे जो उनको परंपरागत रूप से संरक्षित करते आ रहे हैं। इसके तहत सर्वप्रथम प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के गांवों में CFR दावों को मंजूरी दी गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में स्व सहायता समूहों की बहनों द्वारा प्रदेश के किस स्थान में टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टाटामारी कोंडागांव में। प्रदेश के कोंडागांव जिला अंतर्गत पर्यटन स्थल टाटामारी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपस्थिति में स्व सहायता समूह की बहनों द्वारा टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर का शुभारंभ किया गया। इस टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर को 25.36 रुपये की लागत से वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा बनाया गया है। इस सेंटर में प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र भी बनाया गया है। इस शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मावा कोंडानार पर्यटन सर्किट पर केंद्रित पुस्तिका और लोगों का विमोचन भी किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किन्हें दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, किरणमयी नायक को। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को न्याय दिलाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक को दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड की सब कैटेगरी नारी शक्ति आइकन अवार्ड है। अगला प्रश्न है, संस्थागत प्रसव के मामले में प्रदेश का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुकमा जिला। संस्थागत प्रसव के मामले में छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला प्रथम स्थान पर है। बता दें कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के तहत प्रदेश में संस्थागत प्रसव की दर 85.7% है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में हरियाली प्रसार योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सन 2019 में। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा हरियाली प्रसार योजना का शुभारंभ वर्ष 2019 में किया गया था। इसके तहत 5 जुलाई 2019 को छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने रायपुर में हरियाली प्रसार योजना वाहन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने हरियाली प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि यह योजना पूरे प्रदेश में लागू की गई है। प्रदेश में इस वर्ष 2022 में हरियाली प्रसार योजना के तहत पौधा हमारा जीवन आपका अभियान चलाकर किसानों को उनके निजी जमीन पर पौधारोपण करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इस योजना के तहत किसानों को निःशुल्क खाद कीटनाशक समेत रियायती दरों पर पौधा उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना में सभी वर्ग के इच्छुक किसानों को उनके अनुसार इच्छित प्रजाति के 50 से 5,000 तक के पौधे प्रत्येक किसानों को उनके निजी जमीन पर रोपित कर हस्तांतरित किए जाएंगे। योजना के तहत प्रति पौधा 22 रुपये सामान्य पौधों के लिए होगा। इस योजना के तहत प्रदेश में 2019, 2020 और 2021 में 83,31,000 पौधे रोपित किए जा चुके हैं।